तो दोस्तों अगर आप भी इंडियन मार्केट में किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक की इन्वेस्टिंग हो, तो आपके पोर्टफोलियो में जो बड़े-बड़े डेंट पड़ रहे हैं, उसके अंदर जो बड़ा खतरा छुपा हुआ है, क्या उस बड़े खतरे को आज हम खुद देख सकते हैं? बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को ये सब चीज़ें पहले से ही दिख जाती है। क्या अभी इंडियन मार्केट एक बहुत बड़े क्रैश से गुजरने वाला है? ये सारी चीज़ों के चलते हुए इनसाइडर इन्फॉर्मेशंस क्या-क्या आ रही हैं, क्या-क्या बातें चल रही हैं और अभी करंटली ऐसी कौन-सी अपडेट्स है जिन पे आपकी पैनी नज़र बने रहनी चाहिए? तो दोस्तों आज हम सब चीज़ें जो भी आपको बताएँगे, लाइव आर्टिकल्स विथ प्रूफ बताएँगे। कोई भी मनगढ़ंत कहानी इसमें नहीं होगी। इसमें मेरा पर्सनल एज भी देने की कोशिश करूँगा मैं, लेकिन आपको किसी भी तथ्य से भटकाकर या फिर किसी भी फैक्ट को छुपाकर आपको कोई जानकारी देने की कोशिश नहीं करूँगा। सबसे पहले लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर मार्केट में पैनिक सिचुएशन आई क्यों है? तो देखिए हम लोग ना जो गिरना शुरू हुए थे वो गिरना शुरू हुए थे हम 26,200 के आसपास। 27 सितंबर 2024 वो तारीख थी। आज लगभग पूरा 1 साल हो चुका है, हम वापस उस लाइफ टाइम हाई तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा अगर निकालने जाओगे आप तो आपको सबसे बड़ा रीज़न दिखेगा ये कि एफआईआईज़ कंटिन्यूअसली अपने होल्डिंग्स को या फिर सेलिंग प्रेशर को बरकरार रख रहे हैं इंडेक्स में और स्टॉक्स में, कैश में कंटिन्यूअसली उनकी सेलिंग चल रही है। और अगर आप देखो तो वाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट बुलिश ऑन इंडिया, ये अपने इंडियन मार्केट के लिए एफआईआईज़ बुलिश क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीज़न अगर आप निकालना चाहो तो आपको यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल देखना होगा, जिस आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बात आप ध्यान रखो कि अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर था 2024 का, उसमें जितने पैसे इंडियन मार्केट में आए थे उसके कंपैरिजन में अप्रैल से जून का 2025 का ये जो क्वार्टर है, सालाना हम अगर उस क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो 40% से कम इनफ्लो आया है। ये उस सिचुएशन में रहते हुए हो रहा है जबकि इंडिया की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है 8.2% एवरेज से। 2021 से लेकर 24 तक ये 3 साल का एवरेज जीडीपी ग्रोथ है हमारा 8.2%, जबकि बाकी देशों का जिसमें वियतनाम का 5.8%, चाइना 5.5%, मलेशिया 5.2%, इंडोनेशिया 4.8%, सबका हमारे से कम जीडीपी ग्रोथ का इंक्रीज परसेंटेज ईयर ऑन ईयर है। उसके बावजूद भी अगर एफआई सेल कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग जिसके पीछे हमें सोच विचार करना चाहिए। सेकेंड फैक्टर अगर आप देखना चाहो तो ये है ट्रम्प का टैरिफ का वजह। ट्रम्प के जो टैरिफ्स है इंडियन स्टॉक मार्केट को डाउन प्ले करते जा रहे हैं कंटिन्यू। टैरिफ का थ्रेट अभी आप कल परसों ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें आपने देखा कि फार्मास्यूटिकल्स ब्रांडेड मेडिसिन जो भी होगी उस पर 100% टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपका कोई एक सेक्टर पर्टिकुलरली हैम्पर हो रहा है टैरिफ की वजह से तो बाकी सेक्टर्स पे भी ऑटोमेटिकली सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है। वीज़ा से रिलेटेड न्यूज़ और वीज़ा से रिलेटेड एक स्टेटमेंट आने के बाद ट्रम्प का आईटी सेक्टर में गिरावट आई। अभी कल जो रिसेंट 100% टैरिफ की बात हुई फार्मा सेक्टर्स के लिए तो फार्मा सेक्टर्स पे गिरावट आई। अब क्या हो रहा है किसी भी सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली अगर न्यूज़ आ जा रही मार्केट में कि टैरिफ इस पे अफेक्ट करने वाला है तो उस वाली न्यूज़ का असर पूरे सेक्टर्स पे सीधा सीधा पड़ाया जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बाउंस के बाद कंटिन्यूअस, यहाँ पे निफ्टी में आप डेली चार्ट पे देखो, हर एक बाउंस के बाद कंटिन्यूअस कोई ना कोई ऐसे टैरिफ न्यूज़ आ जा रही है और इन्वेस्टर्स पैनिक होकर कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ में अगर आप देखो कि यूएसडी आईएनआर मतलब हमारे इंडियन नेशनल रुपीज़ की जो वैल्यूएशन है यूएसडी आईएनआर की, वो लो पे लो होते जा रही है और हमारा रुपी वीक होते जा रहा है और यूएस डॉलर जो है हमारे रुपीज़ के कंपैरिजन में कंटिन्यूअसली बढ़ते ही चले जा रहा है। उसका अगर आप चार्ट भी देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन नेशनल रुपीज़, मतलब डॉलर जो है इंडियन नेशनल रुपीज़ के मुकाबले कंटिन्यूअस बढ़ते ही जा रहा है, हमारा इंडियन नेशनल रुपीज़ की वैल्यू कम होते जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको डॉलर की स्ट्रेंथनिंग होते हुए दिख रही है और रुपया कमज़ोर होते हुए दिख रहा है। हम जब भी कोई चीज़ फॉरेन से मंगाएंगे या हम जो भी कोई चीज़ ग्लोबली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें मेजर जो ट्रेड्स होते हैं फॉरेन की कंट्रीज़ में ग्लोबली वो डॉलर्स में होते हैं। तो डॉलर हमें हमारे पास में जो फॉरेन रिजर्व है हमारे पास वो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल रुपीज़ हमारा सस्ता होते जा रहा है। पहले हम जहाँ 70-80 रुपये में $1 खरीद पाते थे, आज 88-89 रुपीज़ के आसपास में हमको $1 पड़ रहा है। तो हमें फॉरेन से मंगाने वाली कोई भी चीज़, रॉ मटेरियल हो चाहे सर्विसेज हो या जो भी हो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, वो हमें डे बाय डे महंगी होती जा रही है क्योंकि रुपया कमज़ोर होते जा रहा है और डॉलर जो है महंगा होते जा रहा है। अब और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यह है कि 29 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 29 सालों का सबसे बड़ा वर्स्ट
ट्रिलियंस में जो वेल्थ का इरोजन हुआ है, मतलब ट्रिलियंस में जो पैसे निकले हैं इंडियन मार्केट से, ये पिछले 29 सालों में पहली बार हुआ है। जिस न्यूज़ आर्टिकल को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो यही बता रहा है आपको कि 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की वेल्थ 29 सालों का सबसे पहला ऐसा मौका हुआ है जिस मौके पे इंडियन मार्केट से निकल चुके हैं। उसमें निफ्टी 50 जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग इन द ग्लोबल मार्केट इन 5 मंथ्स, पिछले 5 महीनों में वर्स्ट परफॉर्म कर चुका है। इंडिया रिमेन सेल ऑन राइज मार्केट, बहुत सारे फंड मैनेजर्स ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं, और वो आपको चार्ट्स पे भी, सेंसेक्स पे भी दिख रहा होगा कि जब जब मार्केट एक रैली कर रहा है एक शार्प फॉल आ रहा है, फिर से जब मार्केट एक रैली कर रहा है एक शार्प फॉल आ जा रहा है। ये आपको कंटिन्यूअस ट्रेंड दिख रहा है कि हर एक राइज पर मार्केट सेल ऑफ देते जा रहा है। इस बार जो सेल ऑफ आया है वो तो पिछले हाई तक के भी जाने नहीं दिया है, उससे पहले ही सेल ऑफ यहाँ पे दे रहा है। तो ये सेल ऑफ कहाँ तक कंटिन्यू होगा वो जानने के लिए आप जो भी इनसाइडर न्यूज़ देखना चाहेंगे वो देखिएगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका एक और कनेक्शन कमोडिटी से भी है। सिल्वर और गोल्ड, इसमें पैसे इंसान तब ही लगाता है जब आपको यहाँ पर स्टॉक्स में कहीं पर भी कंफर्ट ऑफ वैल्यूएशन या कंफर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ना दिखे। अब आप देखो पिछले कब कब यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आई थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2024 में कंटिन्यूस बुल रन में भी आपको बड़ी रैली सिल्वर में दिखी थी। अब मैं आपको एक अलर्ट देना चाहता हूँ। ये अलर्ट ये है कि आप बड़े बड़े इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर चलने वाले रील्स देख रहे होंगे, जिस रील में ये बताया जा रहा होगा कि आप जब जब गोल्ड और सिल्वर को लाइफ टाइम हाई लगाते हुए देख रहे हैं या 10-10, 20-20, 25-25% का मंथली रिटर्न लगाते हुए देख रहे हैं, तब तक मार्केट का एक क्रैश आने का इंडिकेशन देता है। मैं आपको यही बताने वाला हूँ दोस्तों कि ये सब चीज़ें लॉजिकल नहीं है। आपको लॉजिकल अगर चीज़ें देखनी है तो चार्ट्स के साथ कंपेयर करो। मैं लाइव में आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको आज कि ये जो बोल रहे हैं वो उनके पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक को आप क्रॉस वेरीफाई कर लो पहले चार्ट से, फिर समझो कि वो बोल क्या रहे हैं। उनका बोलना क्या है कि जब कोविड आया तब बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी कोविड आने से पहले गोल्ड और सिल्वर में। जब 2008 का क्राइसिस आया उससे भी पहले बहुत बड़ी तेज़ी आई थी गोल्ड और सिल्वर में। मैं कहता हूँ जब 2024 में बुल रन इन्होंने कंटिन्यूस देखा, तब उस बुल रन में मैं अभी खड़ा हूँ 2024 में फरवरी में, और कंटिन्यूस अगर मैं देखूँ तो 29.32 लगभग 30% की तेज़ी सिल्वर में 2024 में भी आई। तो ये लोग वो क्यों नहीं बता रहे आपको? ये क्वेश्चन मेरा उन लोगों से है जिन लोगों ने ये रील देखी है, बार बार फॉरवर्ड किया है, बार बार शेयर लाइक किया है और उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उन लोगों से सवाल है कि अगर सिल्वर 2024 के बुल रन में भी 30% का रिटर्न दे रहा है तो उस बुल रन में भी पार्टिसिपेशन ऑफ कमोडिटी और गोल्ड था, तो वो कोई बड़े क्रैश का क्या अंदेशा था? 2024 में भर भर के हर स्टॉक चले हैं और सिल्वर के साथ चले हैं। तो आपने इस चीज़ को, दोनों अलग अलग सेगमेंट्स को एक साथ कंपेयर करके ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे आने वाला कोविड है, गोल्ड और सिल्वर भागने लग गया, इसका मतलब ये समझ लोगे आपकी कोविड आएगा, 2008 का फिर से क्राइसिस आएगा। ये कहीं भी लॉजिक बैठता नहीं है। कोइंसिडेंसली ये लोग आपको कंपेयर करके जानबूझ के ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, वो बात और है। लेकिन मेरा क्रॉस क्वेश्चन सिर्फ यही रहेगा कि 2024 में भी जब तेज़ी थी तो सिल्वर ने भी तेज़ी दिखाई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि 2024 में क्रैश आने वाला है। आप सामने देख रहे हो 2025 में भी कोई ऐसा बड़ा क्रैश नहीं आया हुआ है। क्रैश हम 2008 को बोलेंगे, क्रैश हम कोविड को बोलेंगे। 2024 की तेज़ी के बाद फिर से अभी ये जो तेज़ी आई है, क्या उतनी ही तेज़ी आई है? करंट लेवल से आप चेक कर लो, 30% की तेज़ी आई हुई थी, अभी भी 41-42% की तेज़ी सिल्वर में आ चुकी है। इसका रीज़न अगर आप निकालोगे तो अगला आने वाला क्रैश नहीं दिखेगा। इसका रीज़न आपको दिखेगा कि सिल्वर में इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ चुका है। सिल्वर में आप सोलर के, एआई के बहुत सारे यूजेस आप देखोगे, आप गूगल करो, सर्च करो और देखो कि सिल्वर में कितनी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, अभी ही एक इंडोनेशिया में एक माइन थी जहां पर गोल्ड निकालने का काम बंद कर दिया गया है। उस माइन से अब गोल्ड नहीं निकलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 2 से 3 साल तक उसमें से गोल्ड नहीं निकल पाएगा। इस वजह से वहां से सप्लाई कम होने की वजह से भी गोल्ड का रेट शूट हो रहा है, और जितना सिल्वर भाग चुका है उतना गोल्ड नहीं भागा है। ठीक है, सेफ हेवन आप गोल्ड को ज़्यादा मानते हो तो मैं आपको स्क्रीन पे फिर से दिखा रहा हूँ कि जितना सिल्वर भाग चुका है, सिल्वर यहाँ पे 42% भाग चुका है इस प्रीवियस स्विंग हाई से अगर देखूँ, लाइफ टाइम हाई से अगर देखूँ, तो यही चीज़ अगर मैं गोल्ड पे निकालने जाऊँ, इसमें आपको MCX का गोल्ड फ्यूचर्स भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये लो 1,13,000 के आसपास जो दिख रहा है, इसमें भी परसेंटेज आप चेक कर लो, यहाँ पर भी आपको 13% के ऊपर की तेजी नहीं दिखेगी। फेस्टिवल्स की वजह से यहाँ पर तेजी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में ये सब चीज़ें फेस्टिवल बेस पे ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा खरीदी जाती है। तो 10% की ग्लोबल मार्केट में तेजी दिख रही है गोल्ड में, 13% की तेजी दिख रही है आपको इंडियन मार्केट में। तो ये जो तेजी है वो 25, 30 और 40% की नहीं दिख रही है। अगर ऐसी तेजी कोई पैनिक सिचुएशन की वजह से आ रही है तो फिर ये पैनिक सिचुएशन तो गोल्ड में भी आनी चाहिए थी। मैंने 41, 42% आपको सिल्वर में तेजी दिखाई, क्यों इतनी तेजी फिर गोल्ड में नहीं आई? तो किसी भी
आने वाले पैनिक सिचुएशन या किसी भी आने वाले क्रैश का इंडिकेशन ये गोल्ड और सिल्वर से निकालना अगर आप देख रहे हो बाकी की इंस्टाग्राम की रील्स और ये सब फॉरवर्डेड देख के, तो आप सबसे बड़े मिथ में जी रहे हो। इस अंधविश्वास से आप बाहर आ जाओ, फैक्ट्स को चेक करो, मार्केट वैल्यूएशंस को चेक करो कि अभी किस वैल्यूएशन पे आपने कोई स्टॉक खरीदा या पोर्टफोलियो आपका किस वैल्यूएशन पे खड़ा है, किस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड हो, उसको ज्यादा स्टडी करने की आपको जरूरत है। जो आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हो किसी भी कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, चलो लाइव स्क्रीन पे, क्योंकि मार्केट को एनालिसिस करने वाले हम यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम वाले सिर्फ अकेले नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े फर्म्स हैं जो मार्केट के पूरे ग्लोबल मार्केट के एनालिसिस को करते हैं एनालाइज, और फिर अपनी रिपोर्ट्स जारी करते हैं। उसमें से ही एक रिपोर्ट आई है HSBC की, उसमें क्या बताया है 2026 तक सेंसेक्स 94,000 टच कर सकता है। इंडियन स्टॉक्स को पहले इसने एक अंडरवेट या फिर न्यूट्रल वाला कैटेगरी में रखा था HSBC ने, अब इसे ओवरवेट कैटेगरी में शिफ्ट करके रेटिंग दी गई है और टारगेट्स 94,000 के सेंसेक्स के दिए गए हैं। 80,000 पे खड़े हुए सेंसेक्स की बात ये लोग कर रहे हैं कि 94,000 टच कर देगा, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा या कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आएगी, ये आप समझ लीजिए। तो दोस्तों मेरा बोलना इन शॉर्ट यही है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी गोल्ड सिल्वर या किसी भी इंडिकेटर या एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी भी चीज़ को देखकर कोई ये बता सकता है कि अगले साल या अगले महीने आने वाला क्रैश है या नहीं, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, अंदर की बातें जितनी भी रहती है वो अंदर ही रहती हैं। आपको अगर लॉन्ग टर्म में बैठे रहना है, समझना है इस मार्केट को, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि इन सारे रील्स और इन सारे पैनिक सिचुएशन से आप दूर रहो। बाकी की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आती है उन लोगों को कोई ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता है। इसीलिए आपको बताता हूँ कि मार्केट में दोनों तरफ की बातें करने वाले लोग अभी भी हैं। कोई एक ऐसा वन साइडेड मार्केट का क्रैश आने वाला ऐसी बातें करने वाले का ग्रुप आपको नहीं दिखेगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि लाइव स्क्रीन पर अब आप चलो और ये देखो कि अगर आप ऐसी वोलाटिलिटी के साथ में वन ऑन वन कंसल्टेशन के साथ जूम मीटिंग और गूगल मीट के थ्रू अगर आप बैठ के अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहते हो और इस इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा आप क्रिप्टो में भी काम करना चाहते हो, तो नीचे दिया हुआ आपके सामने जो बैनर चल रहा है उसमें एक डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिलेगा CoinDCX का, जिसमें आप बिटकॉइन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड ट्रेडिंग करना सीख सकते हो, समझ सकते हो, जिसमें आप पोजिशनल ट्रेड्स, आराम से बैठने वाले ट्रेड, छोटे छोटे स्कैल्पिंग, छोटी छोटी कैपिटल, हर तरीके के अलग अलग ट्रेड्स करना सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। जैसे ही आप अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने शुरू कर दोगे, मैं आपके साथ वन ऑन वन बैठूंगा लाइव और आपको आपके लिए चार्ट्स रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस और जितनी भी चीज़ें आपको सूट हो रही हैं उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी क्या आपके लिए रहनी चाहिए सही मार्केट में काम करने के लिए, क्या आपका रिस्क एपेटाइट है, सबके पर्सनल अपने अपने एक ओपिनियन और अपने अपने एक तरीके होते हैं काम करने के। आपके लिए कौन सा तरीका सही है ये डिज़ाइन करने में आपकी मदद करूंगा। ऐसी चीज़ों के लिए, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहना इसी चैनल पर। किसी भी पैनिक से डरने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ ऐसा है भी तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उतना ही रखो जितना आप सह सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अफवाहों से दूर रहो, बाय बाय।